फौजी की बीवी का करवा चौथ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तभी प्रीति की माँ आती है। प्रीति बेटी, कहाँ जा रही हो इतना सच सवर कर? माँ, आज कबीर मुझे अपने साथ मूवी दिखाने ले जा रहा है। देख बेटी, मुझे तेरी चिंता बहुत होती है। एक तू ही तो है इस संसार में जिसे मैं अपना बोलती हूँ, और तू एक ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ रही है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? कबीर अपनी पढ़ाई कर रहा है। अभी पढ़ाई होने के बाद उसे नौकरी मिल जाएगी और वो सेटल हो जाएगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोजाना तो लोफरों की तरह सारा दिन यहाँ से वहाँ अपनी बुलेट पर घूमता रहता है। अपने सारे शौक अपने पिता के पैसे पर कर रहा है। ऐसा लड़का तुझे कैसे खुश रखेगा? माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। देखो, आ गया कबीर का फोन। वो बाहर आ गया होगा। चलो, मैं चलती हूँ। प्रीति ऐसा कहने के बाद घर से बाहर आती है और कबीर की बुलेट पर बैठकर मूवी देखने के लिए निकल जाती है। मूवी खत्म होने के बाद वो कबीर से कहती है, अच्छा कबीर, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम कौन सी जॉब करोगे? माँ पूछ रही थी। अरे तुम जॉब की बात कर रही हो? मैंने फौज के लिए फॉर्म भरे थे और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, इसलिए तो आज तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनते ही प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या बात है कबीर, सच में आज तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। अब माँ मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करेगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि उनका होने वाला दामाद फौजी बनने वाला है। ये सुनकर कबीर भी बहुत खुश होता है और प्रीति को गले से लगा लेता है। दिन भर अच्छा समय बिताने के बाद वो प्रीति को उसके घर छोड़ आता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ कबीर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसके पास प्रीति को देने के लिए समय नहीं हो पाता। वहीं रोजाना रसोई में प्रीति को अपनी मदद करवाते देखकर उसकी माँ राजो उससे पूछती है, प्रीति, कई दिनों से मैं देख रही हूँ तू कबीर के साथ कहीं गई नहीं। क्या हुआ? लड़ाई हो गई या सब खत्म हो गया? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? हम कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, बल्कि माँ, मुझे खुशी है कि आपका होने वाला दामाद फौजी बनने वाला है। तभी राजो की हाथ से प्लेट गिर जाती है। क्या कहा? फौजी? नहीं, मैं तेरी शादी एक फौजी से नहीं होने दूंगी। माँ, आपको हुआ क्या है? पहले आपको इस बात से दिक्कत थी कि कबीर के पास कोई नौकरी नहीं है, और अब जब वो फौजी बनने वाला है तो आपको प्राउड होने की वजह आप गुस्सा हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिता भी एक फौजी थे और हमारे पहले करवा चौथ पर ही वो शहीद हो गए। उस समय तुम मेरे पेट में थी। मैंने बहुत श्रद्धा के साथ उनके लिए व्रत रखा था। सोचा था करवा चौथ के दिन आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। माँ, इसमें रोने जैसी बात नहीं है। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके पति ने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन बेटी, इस दुनिया में मैंने तुझे कैसे पाला है और कैसे बड़ा किया है, बिना बाप के ये बस मैं जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी के साथ हो। माँ, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी देश के लिए कुर्बान होता है तो मैं सीना चौड़ा करके चलूंगी और मुझे अपने पति पर गर्व होगा। माँ, मैं कबीर से ही शादी करूंगी। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बेटी की जिद के आगे राजो की एक नहीं चलती, जिसके चलते जैसे ही कबीर फौज में भर्ती होता है वो प्रीति का हाथ मांगने राजो के पास आता है और इस बार पूरी इज्जत के साथ राजो कबीर से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है। कबीर, मेरी बेटी को हमेशा प्यार करना और उसका समय उसे जरूर देना। माँ जी, अब चिंता मत करो, प्रीति मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। ये सुनने के बाद राजो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाती है, जिसके चलते वो बहुत जल्द खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कबीर से कर देती है। शादी के बाद प्रीति अपने पति कबीर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कभी कबीर का बॉर्डर पर जाना तो कभी महीने भर की छुट्टी लेकर प्रीति को इंडिया गेट, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, कुटुम्बमीन जैसी जगह दिखाना और बहुत प्यारी प्यारी अपनी याद देकर जाना। एक बार कबीर की छुट्टियां खत्म हो जाती है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ प्रीति, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है। हर बार प्रीति खुश होती थी, लेकिन इस बार प्रीति कबीर के सामने मायूस खड़ी थी। अरे क्या हुआ? तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आप जा रहे हो
और अगले ही महीने करवा चौथ है। ये हमारी शादी के बाद का पहला करवा चौथ का व्रत होगा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए आने की कोशिश करूंगा ना। अभी तो 1 महीना बाकी है ना। ये सुनते ही प्रीति बहुत खुश होती है। आप बहुत अच्छे हो। चलो अब आप जाओ, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। अपनी पत्नी को खुश देखकर कबीर बॉर्डर पर चला जाता है, जहां वो दुश्मनों से लड़कर अपने देश की रक्षा करता है। इधर 1 महीने पहले से ही प्रीति करवा चौथ के व्रत की तैयारियों में लग जाती है। मैं ये वाला लाल जोड़ा अपने करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। मुझे देखते ही कबीर को हमारी शादी के सारे पल याद आ जाएंगे। प्रीति अपने लिए काफी कुछ खरीदती है और करवा चौथ के आने का इंतजार करती है। जैसे ही करवा चौथ आने में 2 दिन बचे होते हैं, प्रीति कबीर को कॉल करती है। आपको याद है ना, 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत है, मगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं अपना व्रत नहीं खोल पाऊंगी। कबीर की सहमी सी आवाज आती है। प्रीति, मेरा इंतजार मत करना। यहाँ बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है और इस वक्त देश को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। सुनो प्रीति, मैं लौट कर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा प्रीति। इतना कहते ही कबीर फोन काट देता है, जिसके बाद प्रीति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। तभी वहां पर अपनी बेटी को देखने राजो आती है और उसकी ये हालत देखकर वो कहती है, पता था मुझे, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। जो मेरे साथ हो चुका है वो मैं अपनी बेटी के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और कर ली एक फौजी से शादी। माँ, कबीर मेरा प्यार है और मुझे यकीन है कि वो मेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाने जरूर आएंगे। प्रीति का ये प्यार देखकर उसकी माँ भी उससे कुछ भी नहीं कहती। वहीं धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहाँ गांव की औरतें नए नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा की तैयारियों में लगी होती है। और सबको देखने के बाद प्रीति का मन भी सजने संवरने का करता है। और कब तक ऐसे अपने आप को परेशान करती रहेगी बेटी? क्यों भूखी प्यासी है? कुछ खा ले, कबीर नहीं आ पाएगा आज। प्रीति अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, जिसके बाद वो करवा चौथ की पूजा में सभी औरतों के साथ बैठती है, जहाँ सभी औरतें एक घर में बैठकर अपनी अपनी पूजा की थाली एक दूसरे को देते हुए घर में घुमाने लगती है। शाम की पूजा के बाद प्रीति अपने पति के आने का इंतजार करती रहती है। तभी राजू न्यूज चैनल ओपन करके देखने लगती है, जिसमें एक सनसनी खबर आती है। आज के मुख्य समाचार। बॉर्डर पर तैनात सभी फौजियों ने पूरी शिद्दत के साथ देश की सुरक्षा की है और उनमें से कुछ फौजी शहीद भी हो गए हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में है। जैसे ही राजू और प्रीति नाम पढ़ती है तो उसमें कबीर का नाम भी लिखा होता है। अपने फौजी पति की मृत्यु की खबर सुनते ही प्रीति टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे वापस आने का वादा किया था। आज अगर करवा चौथ की देवी में शक्ति हुई तो वो मेरे पति को मेरे पास वापस जरूर लेकर आएंगी। तभी चांद निकल आता है और सभी औरतें दिया, छलनी और थाली लेकर अपने अपने पतियों के साथ व्रत खोलने लगती हैं। प्रीति भी अपने पति की फोटो लेकर चांद को छलनी से देखकर और फोटो के सहारे अपना व्रत खोलने वाली होती है, लेकिन तभी कबीर उसकी छलनी के सामने आ जाता है। मैंने कहा था ना, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। देखो, मैं आ गया। कबीर थोड़ी जख्मी हालत में होता है। उस समय प्रीति अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है और उसके बाद अपने पति को गले से लगा लेती है। इसी के साथ वो अपने पति का कुछ दिनों तक देखरेख करती है। उस दिन के बाद प्रीति हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ आने वाला था। सलोनी मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन बस एक ही विनती किए जा रही थी। हे माँ पार्वती, मुझ बदनसीब काली बहू को आशीर्वाद दो माँ, कि इस करवा चौथ पर मेरी और विराट जी के बीच में जो भी उलझने हैं वो सब ठीक हो जाए। इसके बाद सलोनी अपने ससुर आलोकनाथ के पैर छूती है। जुग जुग जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। बाऊजी आरती। तभी अचानक से सलोनी को उल्टी आती है और वो बाथरूम में भागती है। अरे सलोनी बहू, अरे ठीक तो है न तू? पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। टेस्ट करने पर सलोनी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसके बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब इस बच्चे के आ जाने से हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश विराट आप यहाँ होते तो कितने खुश होते। सलोनी शर्माते हुए खुद को शीशे में देखती है। तभी वो अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखकर अपनी 7 फेरों के लम्हों को फिर से जीने लगती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूर भरने के साथ विराट और सलोनी की शादी हो जाती है
और गरीब गिरधर रोते हुए अपनी बेटी की विदाई करता है। आलोकनाथ जी, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर आपने मुझ गरीब बाप पर जो उपकार किया है ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समधी जी, हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बहू नहीं, बेटी लेकर जा रहा हूँ। आज से सलोनी बहू हमारे घर की इज्जत है। हर लड़की की तरह सलोनी भी अपनी आंखों में शादी को लेकर हजारों सपने सजाए ससुराल आती है, जहां उसकी सास राज रानी उसका स्वागत करते हुए दरवाजे पर खड़ी सलोनी को ताने देना शुरू कर देती है। अरे ओ गरीब की बेटी, काली कलूटी बैंगन लूटी, खड़ी क्या है? पैर क्या जमीन में जम गए हैं? चल गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। असल में सलोनी के काले रंग के चलते उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी, मगर सलोनी की सादगी और सरल स्वभाव देखकर आलोकनाथ ने अपने बेटे विराट से उसकी शादी कर दी। मगर इस शादी से सलोनी का पति और सास जरा भी खुश नहीं होते। सलोनी के काले रंग से चिढ़कर विराट शादी की रात उसके बाल खींचते हुए उस पर अत्याचार करता है। साली काली कलुटी, तूने और तेरे बाप ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विराट जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे दिया है उसका क्या? हाँ, एक बात याद रख ले, तुझ काली कलूटी को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं दूंगा। इसी के साथ विराट सलोनी का सर दीवार में लड़ा देता है। ये कमरा और ये बेड मेरा है। तेरे गरीब बाप ने तो दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, इसलिए तू जमीन पर सोएगी। यही तेरी औकात है। सलोनी सारी रात जमीन पर पड़े हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोती रही और देखते ही देखते शादी के कुछ दिन बाद करवा चौथ आ जाता है। माँ जी, कल करवा चौथ है, आप मुझे सरगी नहीं देंगी? तुझ काली गरम जली ने मेरे बेटे की जिंदगी झंड कर दी। नहीं दूंगी मैं तुझे करवा चौथ की सरगी। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। इतने के बाद भी सलोनी भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है और रोते बिलखते हुए वो काली सुहागन बहू माँ करवा की पूजा करती है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, दर्शन करके यह मनवा निहाल है। लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर तो लाल लाल चुनरी। ओ मन वांछित वर देने वाली, रखियो अमर सुहागन की लाली। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। माँ करवा, अगर सच्चे मन से मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है तो उसका फल दो माँ। सलोनी आधी रात तक अपने पति के आने का इंतजार करती है। तभी रात के 2 बजे नशे में धुत विराट लड़खड़ाते हुए घर आता है और 16 श्रृंगार में सजी सलोनी को देखते ही रह जाता है। क्या बात है बीवी, आज तो मेरी बड़ी सुंदर लग रही है। ये कहते हुए विराट सलोनी के करीब आ जाता है और दोनों उन लम्हों में खो जाते हैं। सलोनी को पत्नी का दर्जा तो मिल जाता है, मगर एक कड़वा सच ये भी था कि उस दिन के बाद भी विराट हर बार नशे में ही सलोनी के नजदीक आता रहा। अचानक से शोरगुल की आवाज से सलोनी यादों से बाहर आ जाती है। विराट, ये सब क्या है? ये तो बाबूजी की आवाज है। जैसे ही सलोनी बाहर आती है तो विराट के बगल में शादी के जोड़े में उसकी सौतन खड़ी होती है। तो मेरा खून तो हो ही नहीं सकता। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया? चिल्लाइए मत पिताजी। किससे पूछकर आपने मेरी शादी जैसी काली कलूटी के साथ की थी? हाँ, मेरी पत्नी सिर्फ ईशा है। ये सुनकर सलोनी डबडबाई आंखों से विराट को देखते हुए पूछती है। तो फिर मैं कौन हूँ विराट जी? बताइए, क्या कमी रह गई थी आपकी पत्नी बनने में? मैंने आपको अपना तन मन सब सौंप दिया और आप मेरे होते हुए मेरी सौतन ले आए। ये सिला दिया आपने मुझे मेरे प्यार का। तभी अचानक से ईशा घमंड में सलोनी को धक्का दे देती है। हाउ डेयर यू, 2 कौड़ी की काली कलूटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छूने की? दूर हट। विराट मेरा पति है, समझी? उस दिन पहली बार था जब सलोनी अपने हक के लिए डट कर लड़ती है। मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ, समझी तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक औरत होकर एक दूसरी औरत का बसा बसाया घर तोड़ते हुए मेरी सौतन बनकर भले ही तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया है, मगर शायद तुमने एक सुहागन के सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत को देखा नहीं। इन काली मोतियों में बहुत ताकत होती है। विराट, मैं तो ये सोचकर बहुत खुश थी कि आपके आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप पिता बनने वाले हैं,
एक बार मेरे बारे में ना सही तो इस होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच लीजिए। अभी भी वक्त है। बच्चे की बात सुनकर विराट का पारा चढ़ जाता है। किसका बच्चा है ये तो बता। किसके साथ मुंह काला कराया तूने? शादी के बाद जब मैंने तुझे कभी छुआ ही नहीं है तो ये बच्चा मेरा कैसे हुआ? अब तक तो मुझे तेरे काले रंग को देखकर चिढ़ होती थी, मगर अब तो मुझे तुझे देखकर भी घिन आ रही है। विराट, इसके जैसी औरत पतिव्रता बनने का दिखावा करती है और करवा चौथ रखती है, मगर ये अंदर से इतनी खोखली और ढोंगी होती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ आ जाता है। अपनी सास राजरानी को सारगी की थाली सजाता देखकर काली बहू खुश होकर कहती है, मैं जानती थी माँ जी, एक दिन आप खुद अपने हाथों से मेरे लिए सरगी की थाली सजाएंगी। लाइए माँ जी, ये मुझे दे दीजिए। जैसे ही सलोनी हाथ आगे बढ़ाती है तभी राजरानी सारगी की थाली उससे छीन लेती है। मेरी क्या मति मारी गई है? जितना महंगा मावा, मिठाई और मठरी मैं तुझ काले कलूटन के लिए थोड़ी मंगवाऊंगी। ये करवा चौथ की सरगी की थाली तेरे लिए नहीं है मेरी काली बहू, बल्कि तेरी सौतन और मेरी दूसरी गोरी बहू के लिए है। चल हट यहाँ से। राजरानी बड़ी ही बेरहमी से धक्का देकर चली जाती है। तभी ससुर आलोकनाथ उसे सारगी देते हैं। सलोनी बहू, मैं जानता हूँ बहू को करवा चौथ की सारगी सास देती है, मगर मैं उसे निभा रहा हूँ। और माता करवा तो अपने पति के प्राण तक यमराज से वापस लौटा कर लेकर आई थी। तुम करवा चौथ करो और बाकी सारी चिंता बस माँ पर छोड़ दो। सलोनी भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है। वहीं राजरानी सरगी लेकर ईशा के पास आती है। ईशा बहू, ये लो तुम्हारी करवा चौथ की सरगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। सासू माँ, ये सारे फालतू के टंटरम मुझसे नहीं होगा। मगर ईशा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करवा चौथ करो। अजीब जबरदस्ती है। तुम दोनों माँ बेटे तो मेरे पीछे ही पड़ गए। करवा चौथ नहीं हो गया कि कलेश हो गया। ले जाइए ये थाली। ईशा घमंड में सरगी फेंक देती है। तभी गुस्से में आकर विराट उसे खींचकर थप्पड़ मार देता है। बस ईशा, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये कहते हुए ईशा पलटकर विराट को थप्पड़ मार देती है। ये सारी मेरी ही गलती है। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो किसने कहा था कुत्तों की तरह मेरे पीछे भागने को? हाँ, वैसे भी तुम जैसे ठरके इंसान जब अपनी पत्नी का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? ईशा अपना सामान उठाकर चली जाती है। वहीं सलोनी अटूट श्रद्धा से करवा चौथ की पूजा करती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है। इतने में भागते हुए वहां विराट आ जाता है। सलोनी, आंखें खोलो। सलोनी, अरे कोई पानी लेकर आओ। विराट अपने हाथों से सलोनी को पानी पिलाकर करवा चौथ का व्रत खुलवाता है और अपनी गलती पर पछताते हुए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सलोनी। तुम तो तन मन से मेरी पत्नी बनकर हमेशा ये शादी निभाती रही, मगर मैं ही तुम्हारा पति बनकर नहीं रह सका और तुम्हें तुम्हारे काले रंग के लिए कितना कोसा। मैंने तो हमारे बच्चे को भी गाली दी थी। मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। सलोनी विराट को माफ कर देती है। सौतन बनकर आई ईशा उन दोनों की जिंदगी से चली जाती है और सलोनी को उसका पति वापस मिल जाता है। और उन खुशियों के लिए सलोनी मन ही मन माता करवा को धन्यवाद देती है।